सो मेरे भाई ने एक कमेंट किया था यार कि उसको वेब डेवलपमेंट का रोड मैप चाहिए था। तो मे बी आप अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप जस्ट वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं और थोड़ा सा मुश्किल होती है कि यार हम कैसे स्टार्ट करें वेब डेवलपमेंट सीखना, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर उसकी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं रिएक्ट नेटिव, Vue.js और फिर Tailwind CSS, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यार कि कोई भी करियर अगर हम चूज़ कर रहे हैं, जैसे वो अगर वेब डेवलपमेंट चूज़ कर रहे हो या फिर जावा डेवलपमेंट, या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या बैक एंड डेवलपर या फिर मशीन लर्निंग या फिर पाइथन वगैरह, कोई भी डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है हमें आइडिया नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने आज के इस वीडियो में आपको वेब डेवलपमेंट का प्रॉपर रोड मैप विथ सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज मेंशन कर रखी है, सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आप चीज़ों को सीख सकते हो, वो लिंक्स वेबसाइट वगैरह भी प्रोवाइड किया है। तो इसको आप फॉलो करके आप अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को काफ़ी ज़्यादा आसान और कुशल बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अपने वेब डेवलपमेंट की इस PDF को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इस पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। बाकी इस PDF की लिंक मैं आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसको फॉलो करके चीज़ों को आसान बना सकते हो, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो इसको कम्प्लीटली फॉलो करके आप काफ़ी स्मूथली आगे जा सकते हो, राइट। सो कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करते हुए चलूँगा ताकि आपको थोड़ा सा PDF का प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ पॉइंट्स भी क्लियर कर दूँगा ताकि जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना कोई चीज़ को सीखने के लिए, तो भाई हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो this state will help students navigate the vast world of web development, covering both front-end and back-end technologies, including essential tools, framework and concepts. तो यहाँ पे इस PDF में आपकी सारी चीज़ें फ्रंट एंड से रिलेटेड, बैक एंड से रिलेटेड, हर तरह की टूल्स, फ्रेमवर्क्स, कॉन्सेप्ट्स जो रिक्वायर्ड है एक वेब डेवलपर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। तो जैसे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या वेबसाइट होती है, वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है, सर्वर क्या होता है, DNS, होस्टिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होती है। तो ये चीज़ें सबसे पहले हमें पढ़नी है, ये चीज़ें हमें क्लियर करनी है। इसको पढ़ने के लिए आप गूगल कर सकते हो, आप GFG से पढ़ सकते हो, आप ChatGPT कर सकते हो, या फिर कोई भी यूट्यूब की वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करूँ। फिर हमें आना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट साइड पे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक्चुअली होता है क्लाइंट साइड, जो कि यूज़र इंटरैक्ट करता है जिस साइट पे, वेबसाइट पे, तो उसको फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज अमेजॉन की वेबसाइट हो गई, वहाँ से हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ से हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, हम फेवरेट पे क्लिक कर रहे हैं, या फिर हम उसके आइटम्स को रिमूव, डिलीट वगैरह करते हैं, कमेंट करते हैं। तो जो इंटरफेस जो यूज़र को प्रोवाइड होता है ना, उसको क्लाइंट साइड बोलता है। तो क्लाइंट साइड मतलब वो पर्टिकुलर इंटरफेस जो कि यूज़र को प्रोवाइड किया गया है ताकि यूज़र इंटरैक्ट कर सके उससे। तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। उसके लिए आपको सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्लियर करने हैं। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस पर आपको क्या पढ़ने हैं, HTML5 के बेसिक्स पढ़ने हैं। सिमेंटिक HTML क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। फॉर्म्स, टेबल्स, मीडिया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, उसको आप देख सकते हो कि वहाँ पे बताया मैंने कैसे सीख सकते हो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, ओके। और उसके बाद फिर CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइलिंग द वेब पेज का CSS का यूज़ क्यों होता है, वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है काफ़ी अच्छी दिख सके, लुक वाइज काफ़ी अच्छी हो सके। उस पर जैसे होता है एक नॉर्मल स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन, या फिर किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML होता है, और जब वो बन के बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो उस पर CSS ऐड हो जाता है, तब वो बिल्डिंग प्रॉपर देखने में, विजुलाइज करने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो वैसे ही CSS का काम होता है, वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को सुंदर बना देता है, काफ़ी प्यारा बना देता है। और उस पर जो फंक्शंस ऐड करते हैं ना कि भाई यार ये वेबसाइट काम कैसे करने वाली है, यूज़र अगर उस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होएगा, डेटा सेव होएगा या डिलीट होएगा या फिर क्या क्या होगा। तो जो भी इंटरैक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ना वेबसाइट पे या किसी भी एलिमेंट्स पे, वेबसाइट की या वेब एप्लीकेशन किसी एलिमेंट पे हम जो इंटरैक्टिविटी या फिर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की बदौलत होती है। तो पहले हमें HTML5 के HTML के बेसिक्स क्लियर करने हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फिर CSS में से आपके CSS3 के बेसिक्स, जैसे सेलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़, बॉक्स मॉडल का क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना।
ईजी होता है, काफ़ी ईजी होता है, इसको ईजिली समझ सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते चलना, अदरवाइज चीज़ें दिमाग से जाएंगी एक कान से और एक कान से निकल जाएंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा हैंडी हो जाए तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी है कि आप पढ़ते हो, देखते हो और सुनते हो, उसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में प्रॉपर मेमोरी में सेव हो जाती हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देखेंगे, मीडिया क्वेरीज, तो हर तो आपकी वेबसाइट अलग अलग टाइप की डिवाइसेस में किस टाइप से दिखने वाली है, लाइक आपकी वेबसाइट लैपटॉप में, मोबाइल में, टैबलेट में किस टाइप से विजुअलाइज होने वाली है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स को उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना होता है कि इस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज कि टैबलेट पे आपके जो वेबसाइट का नैब बार है वो अलग दिखेगा और मोबाइल में आपका लैपटॉप का मोबाइल में आपकी वेबसाइट का नैब बार अलग दिखेगा। तो उसको मीडिया क्वेरी के थ्रू हम चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें सीखना है। फिर CSS की प्री प्रोसेसर, सास, CSAS, ये थोड़ा सा आपको इसका भी नॉलेज लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी चीज़ें यूज़फुल रहती हैं। फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट मैंने जैसे बताया था कि वेबसाइट्स में इंटरएक्टिविटी ऐड करता है। कोई वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना है कि उस पर हम काफ़ी चीज़ें डेटा परफॉर्म कर सकें, हम उस पर ट्रांजैक्शंस कर सकें, हम उससे डेटा सेव कर सकें, रिमूव कर सकें, डिलीट कर सकें, लाइक करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, या फिर ऐसी जो भी इंटरैक्टिव चीज़ें होती है जो डायनामिक वे में परफॉर्म होती है, वो सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट के बदौलत कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ने हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशनल्स, लूप्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशनल मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे केसेस वगैरह चीज़ होती है, स्विच केसेस वगैरह होते हैं। लूप्स में वाइल डू वाइल और फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी। डॉम मैनिपुलेशन सीख लेना काफ़ी अच्छे से, काफ़ी यूज़फुल होता है और इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है। डॉम मैनिपुलेशन हो गया, तुम्हारे इवेंट्स हो गए, फेच APIs, एजैक्स के थ्रू कैसे करना है, ES6, ECMAScript 6 के फीचर्स जैसे लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शंस, प्रोमिसेस, असिंक अवेट और मॉड्यूल्स, ये चीज़ों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हो ना अच्छे से, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट, फेच API, एजैक्स और ये सारी चीज़ें, इतना तो मोर देन इनफ है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप कॉलेज में भी हो, स्कूल में हो, या फिर आप किसी कंपनी में हो, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो ये चीज़ें करना अच्छे से, ठीक है, ताकि आप इस फील्ड में आप मास्टर हो जाओ। फिर हमें वर्जन कंट्रोल सीखना होता है। जैसे हर कोई भी ऐप आता है, कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसके टाइम के साथ उसमें कुछ अपडेशन आता है, तो वो वर्जन कंट्रोल कैसे करते हैं भाई, तो गिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसमें गिट के बेसिक कमांड्स आपको होने चाहिए, कमिट, पुश, पुल, ब्रांच, गिटहब और होस्टिंग, कोड एंड कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है क्योंकि गिट सीख लेना, क्योंकि आप जो भी कोड आप लिखोगे ना, वो सारी चीज़ें अगर आप गिट में स्टोर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप जो नए अपडेट करते रहोगे, जो कोड लिखोगे आपका गिट पे रहेगा और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी चीज़ें, क्योंकि आपका वो क्लाउड सर्वर होता है, तो क्लाउड में सारी चीज़ें आपकी स्टोर हो रही होती है। तो आपकी जो भी आप सीख रहे हो लर्निंग पर्सपेक्टिव से, जो चीज़ें आप नया बना रहे हो, प्रोग्राम्स बना रहे हो, आप कोई नई वेबसाइट बना रहे हो, तो उसको गिट पे भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप रिज्यूम वगैरह में आप अपनी रिपोजिटरी या अपने गिट की प्रोफाइल की लिंक वहाँ पे दे सको, ताकि इंटरव्यूअर आपको समझ सके कि लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत की, आप ये चीज़ें सीखी हैं। तो गिट सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है, ऐसा नहीं कि पहले भाई तुम गिट सीखना तो बैठ जाओ। तो वैसे में स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें मैंने मेंटेन करके यहाँ पर रखी है। आपको क्या किस टाइम सीखना है ना, वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। फिर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज, जब ये चीज़ें सीख जाओ फिर हमें क्या करना है, हमें फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज सीखनी है। जैसे CSS के फ्रेमवर्क में आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, बूटस्ट्रैप सीख लो या फिर टेलमेंट CSS सीख लो, दोनों नहीं कहूँगा, टेलमेंट CSS सीख लो, मोर देन एनफ है, ठीक है। टेलमेंट CSS काफ़ी ईजी होता है, अगर आपको CSS थोड़ी बहुत आती है, टेलमेंट CSS उससे भी ज़्यादा ईजी होती है। इसके नॉर्मली डायरेक्ट क्लासेस को यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट में स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। प्री-बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं इसके, तो हमें इतना कोड इतनी कॉम्प्लेक्स वे में लिखना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली इसके क्लासेस को कॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद हम हमेशा ध्यान रखना, हम कोड अगर सीख रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए हमें कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किस टाइम पे क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है और वो चीज़ हमें कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अगर वो चीज़ का आइडिया है, आपको टूल्स पता है कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, किस चीज़ को कैसे अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, ये चीज़ें अगर आपको आइडिया है, इसका मतलब आप काफ़ी अच्छे डेवलपर हो। हर चीज़ आपको याद नहीं हो सकती, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी
वेबसाइट्स वगैरह की हेल्प लेता हूँ। मुझे हर चीज़ नहीं होती, मुझे आइडिया है कि हाँ कोई चीज़ अगर बनानी है, फिर एप्लीकेशन बनाना है, भाई जावा में बनाना है या फिर अगर मुझे रिएक्ट में बनाना है तो कैसे बनाना है, मुझे वो पता है और मैं बनाता हूँ, ठीक है। और पर अगर कहो कि मुझे क्या चीज़ें याद है, मुझे फंक्शंस याद है, मुझे असिंक अवेट सब कुछ याद है अच्छे से दिया, तो सब कुछ नहीं याद है, थोड़ा सा आइडिया है और कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, काम कैसे करता है वो चीज़ें पता है, पर सिंटैक्स कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम गूगल कर लेते हैं समझने के लिए। तो उतना अपने आप को उतना फोर्स नहीं करना कि भाई मेरे को चीज़ें याद नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, हमें चीज़ें समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज, जैसे हम CSS फ्रेमवर्क्स पढ़े ना, जैसे टेलमेंट CSS आपने पढ़ लिया, टेलमेंट CSS सीखने में मुश्किल से यार 1 या 2 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर CSS आपको आती है, CSS सीखने में मुश्किल से आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, टेलमेंट CSS में 1 से 2 दिन लगेंगे। और साथ साथ अगर परफॉर्म कर लेते हो, आप वेबसाइट वगैरह बना लेते हो, एकदम नॉर्मल सी बनाना है, हम एकदम हाइपर टाइप की या फिर एकदम साइंटिफिक वेबसाइट नहीं बनाना, एकदम नॉर्मल सी वेबसाइट बनाना है, ताकि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ना उसको साथ साथ परफॉर्म करते जाएंगे, प्रैक्टिकल होते जाएंगे, तो वो दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते चलना है, अदरवाइज चीज़ें भूल जाओगी और फिर कोई काम की नहीं रहेगी। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज में आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज, जैसे हम UI डिज़ाइन करना चाहते हैं, हम वेबसाइट का जो क्लाइंट साइड का पार्ट होता है ना, UI, ओके, यूज़र इंटरफेस, उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिएक्ट JS आप सीख सकते हो। रिएक्ट JS काफ़ी पॉपुलर है, उसके अब अदर अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं, Next.js वगैरह, तो वो चीज़ें आगे मूव करना है, पर स्टार्ट करना है यार हमें रिएक्ट से। रिएक्ट अगर आती है तो Next.js वगैरह भी थोड़ा सा सीखने में आसानी होगी, ठीक है। रिएक्ट JS आपको सीखना है, या फिर अदर अल्टरनेटिव सीख सकते हो, Vue.js या फिर एंगुलर सीख लो, एंगुलर वगैरह का यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। रिएक्ट JS का यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे, एंगुलर का यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ओके। और फिर कोर कॉन्सेप्ट्स, अब रिएक्ट में आपको कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या सीखने हैं, जैसे JSX क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स, स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स वगैरह, ये चीज़ें अच्छे से सीख लेना, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद फिर हमें टास्क रनर्स एंड मॉड्यूल बंडलर्स, हम क्योंकि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो उनको कैसे मॉड्यूल करते हैं, कैसे बंडल करते हैं और कैसे एक जगह पे मैनेज करते हैं, उसके लिए NPM होता है, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर आपकी सारी की सारी लाइब्रेरीज को, सारे के सारे पैकेजेस को मैनेज करता है, प्लस उस पर हम जब भी कोई अपडेट करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली हम वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर लाइब्रेरी या कोई पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो उसको हम डायरेक्टली NPM के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। तो NPM ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लेना। और उसके बाद फिर हम वेब पैक, पार्सल, वेट फॉर बंडलिंग फाइल्स, अब ये चीज़ें अभी मैं बताऊँगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको। बाकी ये मेन आपकी फाइल्स को बंडल करता है और प्रॉपर वे में अरेंज करता है, ताकि आपका वेब एप्लीकेशंस की जो फाइल्स हैं, तो फाइल स्ट्रक्चर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप फाइल स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं करते हो ना, तो आप अगर कोई भी अपडेट करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये जो पैकेजेस है ना, वेब पैक, पार्सल, वेट, बंडलिंग फाइल्स, ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए काम आता है, ओके। हाँ, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मास्टर टेक्निक्स टू बिल्ड अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स, टूल्स लाइक क्रोम, डेव टूल्स फॉर टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस, ये चीज़ें थोड़ा सा सीखनी है, इनके बारे में आइडिया लेना, इतना डीप डाइव नहीं होना है, राइट। फिर बैक एंड डेवलपर्स लाइक सर्वर साइड, सर्वर में काम कैसे करना है, डेटा हमारा जो हम एंटर कर रहे हैं क्लाइंट साइड से, तो वो सर्वर पे जा रहा है, सेव हो रहा है, या फिर हम कोई API के थ्रू कॉल कर रहे हैं, उसको डेटा को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें अपडेट कर रहे हैं, तो कैसे होता है, उसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। आपको बैकएंड डेवलपमेंट डील्स विद द सर्वर, डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक, ठीक है। हियर्स व्हाट द फोकस ऑन, हमें क्या क्या करना है, Node.js, जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो Node.js आप सीखोगी। Node.js जावास्क्रिप्ट जैसी होती है, Node.js एक इन्वायरमेंट होता है जिसपे आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के थ्रू रन कर सकते हो, ओके। तो ये एक V8 इंजन के थ्रू काम करता है, जिससे आपके जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे रन कराता है, ओके। तो इस पर आप बेसिक्स ऑफ Node.js पढ़ोगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सर्वर कैसे रन करते हैं, NPM पैकेज मैनेजमेंट कैसे होता है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करोगे आप राउटिंग, मिडलवेयर, एरर हैंडलिंग के लिए। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, एक्सप्रेस क्यों पढ़ोगे, जब आपको REST API बनाओगे ना, REST API जिस पे आप डेटा में हर तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, रीड, राइट, डिलीट, अपडेट्स, मॉडिफाई, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक्सप्रेस JS वगैरह
सीखने से ही एक मिडलवेयर होता है जो कि अगर आप सीख लेते हो तो ये चीज़ें परफॉर्म करना काफ़ी ईजी हो जाता है। रेस्ट एपीआई क्रिएशन विद एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, 1 बाय 1 सीखना है तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मैंने इनको भी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज वो एकदम शॉर्ट करके आपको यहाँ पे प्रोसेस किया कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली मतलब 1% उन चीज़ों को छोड़ा है जो कि 1% में देखने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, कॉम्प्लेक्स लगती है पढ़ने में और यूज़ नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, ये जो चीज़ें रखी है मैंने, ये हर जगह पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वेब डेवलपमेंट में अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप अल्टरनेटिव बैकएंड लैंग्वेज भी सीख सकते हो। देखो, अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो मोर देन इनफ है, बट अगर आप अल्टरनेटिव बैकएंड लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे भाई किधर बोलती है कि अगर आपको PHP सीखना है, पाइथन सीखना है, पाइथन तो वो भी सीख सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप अगर चाहो तो सीख सकते हो। पाइथन में कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे Django है, फ्लास्क है, ये चीज़ें सीख सकते हो। रूबी ऑन रेल्स सीख सकते हो। PHP अगर आती है तो आप लारावेल इसका फ्रेमवर्क सीख सकते हो। इसके यूज़ माइटली फॉर वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, बट इतना कुछ वास्टली यूज़ नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी पे थोड़ा इंटरेस्टेड हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस आप थोड़ा बहुत सीखोगे ना, आपको आइडिया लगेगा कि हर तरह की जो लैंग्वेजेस होती है ना ऑलमोस्ट सेम होती हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है चीज़ों को, बट एकदम कूद नहीं जाना है कह रहे हैं कि भाई अब मैं सीखने बैठा हूँ तो बस इसको सीख के मानूंगा पूरा का पूरा। आइडिया लेना और उसके बाद से आपको कंपैरिजन करना है जी हर लैंग्वेज से, कि आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीखी है तो भाई पाइथन किस टाइप से है, और पाइथन और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, किस टाइप से काम हो रहा है, सिंटैक्स में क्या क्या डिफरेंस है। वो चीज़ अगर आइडिया लग जाता है तो आप कोई भी लैंग्वेज में कभी भी आपको स्विच करने में आसानी होगी, क्योंकि मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, डेटाबेसेस में आप SQL डेटाबेसेस सीख सकते हो, NoSQL डेटाबेसेस सीख सकते हो, दोनों सीख सकते हो, एक सीख सकते हो, जो भी आप चाहो। ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक कमांड स्किल पे सीखना है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिलेशनशिप, ज्वाइन, नॉर्मलाइजेशन सीखना है। NoSQL में आपका बेसिक ऑफ MongoDB सीख लो, वही वर्किंग विद कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे काम करते हैं, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट के साथ, वो सीख लो। डिफरेंसेस बिटवीन SQL एंड NoSQL, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। कॉलेज में अगर आप हो तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ें अगर सीख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इतना कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप वेब डेवलपमेंट प्रॉपर अगर सीखना चाहते हो ना यार, 1 साल में अच्छे से सीख सकते हो, अगर आप अच्छे से चीज़ें पढ़ रहे हो, क्लियर करते हुए ज़्यादा विद प्रैक्टिस। ओके, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, हर वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, अपने वेबसाइट में ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है, और काफ़ी चीज़ें इस पर कर सकते हो। कोई भी डेटा पे मैं चाहते हो क्या कि कोई भी आके मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर ले, कुछ भी वहाँ से डेटा निकाल ले चला जाए, नहीं चाहते ना, तो वो प्राइवेसी वगैरह के लिए हमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप, पासवर्ड हैशिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ें सीखना है। वो ऑथ क्या होता है, GWT टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है, API को कैसे सिक्योर बनाता है, सेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, वो चीज़ें। रेस्टफुल APIs एंड वेब सर्विसेज लाइक REST API क्या होती है भाई, RESTful APIs और Express.js वगैरह Django में क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनाते हैं, HTTP मेथड्स क्या होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये HTTP मेथड्स होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या मतलब होता है, गेट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का क्या क्या मीनिंग होता है, तो वो चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट है। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, स्टेटस कोड क्या होता है, कैसे हर एक स्टेटस कोड का क्या मीनिंग होता है, 404 का मीनिंग क्या होता है, 201 का मीनिंग क्या होता है, 200 का मीनिंग क्या होता है, तो ये स्टेटस कोड है, इनका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। वेब सिक्योरिटीज़ आप सीखोगे, HTML5, SSL, TSL, ये सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है कि आपकी वेबसाइट को कितना ज़्यादा सिक्योर बना सके। किसी पर दूसरी वेबसाइट से आप डेटा भेज कर रहे हो या कोई दूसरी ही पॉलिसी से आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कोर्स, क्रॉस ओवर्स इन रिसोर्स शेयरिंग का नॉलेज होना चाहिए। CSRF को नॉलेज होना ज़रूरी है। SQL इंजेक्शन प्रिवेंशन आप सीख सकते हो, राइट। और ओवरऑल फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, इफ़ यू विश टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, यू विल नीड टू कंबाइन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड स्किल्स। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है ना, फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें कवर की है, तो अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड वाली चीज़ें सीखो, सिर्फ बैक एंड डेवलपर बनना है बैक एंड वाली चीज़ें सीखो, बट आपको पूरा फुल स्टैक डेवलपर बनना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, आपको फुल स्टैक भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, और फुल स्टैक आना चाहिए जिस पे आप कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप फुल स्टैक सीखो, क्योंकि फुल स्टैक अगर आप सीख लेते हो तो आप फ्रंट एंड का भी काम आपको अच्छे से आता है, बैक एंड का भी काम अच्छे से आता है, और
ज़्यादा अच्छे से नहीं सीखते हो तो भाई कोई भी काम नहीं अच्छे से आता है। तो अच्छे से अगर सीखोगे, एक एक चीज़ें प्रैक्टिस करते चलोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे, तो आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, राइट। सो फुल स्टैक डेवलपर के लिए आपको मंग स्टैक या फिर मंग स्टैक का क्या मतलब क्या होता है? मंग स्टैक एम का जो मीनिंग होता है MongoDB, ई मतलब एक्सप्रेस जेएस, आर मतलब रिएक्ट जेएस और एन मतलब नोड जेएस। इन चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है, इसका मतलब आप मंग स्टैक डेवलपर हो। और आप जब अगर हम बोलें कि भाई तुम्हें रिएक्ट जेएस का नॉलेज है, तो रिएक्ट जेएस के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जब 3 चीज़ें आएंगी तब आप रिएक्ट में मूव कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है हमारा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आप HTML सीखोगे, CSS सीखोगे, फिर जावास्क्रिप्ट सीखोगे, डायरेक्टली मूव नहीं करोगे। तो आप एक फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि मंग स्टैक डेवलपर मतलब आपको सारी चीज़ें आ रही है, आपको फ्रंट एंड की चीज़ें भी आ रही हैं, बैक एंड की चीज़ें भी आ रही हैं, तो आप मंग स्टैक डेवलपर बन सकते हो। मीन डेवलपर भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है। जैम स्टैक जिसमें जावास्क्रिप्ट, API, मार्कअप, स्टैटिक साइट जनरेशन यूजिंग टूल्स लाइक नेक्स्ट.js और गेट्सबाई, ठीक है। DevOps एंड डिप्लॉयमेंट, जिसपे कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, होस्ट कैसे करते हैं, तो नेटलीफाई, वर्सल, हेरोकू, डिजिटलओशन, AWS एंड फायरबेस, ये तुम्हारे क्या बोलता है सर्विसेज होता है जिसपे आप अपनी वेबसाइट्स को बूस्ट कर सकते हो। CI/CD पाइपलाइंस क्या होते हैं? जैसे हम कोई वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी पाइपलाइन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को जाके डिप्लॉय कर रहे होते हो, तो उसका नॉलेज होना, मतलब नॉलेज इन द सेंस कि कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा बहुत, और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे, वो चीज़ें जानना है। डॉकर क्या होता है? कंटेनराइजेशन के लिए आपकी हर तरह की जो फाइल्स होती हैं उसको एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कंटेनर, उस पर इमेज, डॉकर इमेज में आप सारी की सारी फाइल्स को होल्ड कर सकते हो, और डॉकर इमेज कहीं पे भी किसी को भी शेयर कर सकते हो। वो डॉकर इमेज अगर कोई इंस्टॉल कर लेता है तो उसके साथ उसकी सारी की सारी फाइल्स अपने आप आ जाती हैं इंस्टॉल करने में। तो एक छोटी सी फाइल के अंदर सारी फाइल्स हो जाती हैं, इसलिए डॉकर को आपको लास्ट में सीखना ज़रूरी रहता है। एडिशनल टूल्स भी सीख सकते हो, लाइक ब्राउजर्स, डेव टूल्स, क्रोम, फायरफॉक्स, डेव टूल्स। ये चीज़ें देखो, ये बस सोचो यार कि मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, सीखना है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पर क्योंकि आप डेवलपमेंट चीज़ों में हो, डेवलपमेंट मतलब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर सब कुछ मैनेज करना सीखना चाहिए। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और स्टार्टिंग में हमें तुम्हें लग सकता है कि यार कितनी सारी चीज़ें पढ़ूंगा क्या मैं? हाँ, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और अब भाई कंप्यूटर फील्ड में हो, आप डेवलपमेंट फील्ड में हो, वेबसाइट बना रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी का ख्याल रखना है, बैकएंड का ख्याल रखना है, सर्वर का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इन चीज़ों को जब नॉलेज ले लोगे ना, इतना कुछ देखने लगता है कि भाई टॉपिक्स कितने सारे हैं, पर जब पढ़ोगे, सीखोगे, इतना टाइम नहीं लगने वाला है और काफ़ी ईजी तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी इन चीज़ों को काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो कि यहाँ पे चीज़ों को मैं काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में, और कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि कमेंट में मुझे पता चलता है कि भाई आपको वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, और आप आगे क्या चाहते हो, फर्दर क्या इंप्रूवमेंट्स करूँ मैं इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, या फिर बोलूँ इस चैनल में अपने कंटेंट वाइज। तो वो आपसे जानने को मिलता है मुझे, तो उसके लिए आपके कमेंट प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो ज़रूर करते रहा था, ठीक है। टेस्टिंग के लिए, हाँ, अब हम आ जाते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग, क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई, वेब एप्लीकेशन बनाया, उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट सही काम कर रही है कि नहीं। उस पर कोई नया फीचर ऐड किया, जैसे सपोज आपने ऐड टू कार्ट का फीचर ऐड किया, तो ऐड टू कार्ट का फीचर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको टेस्ट कैसे करता है? उसके लिए यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग में हम ये 1 बाय 1 एक एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पर हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये सही से सेव कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, जो भी ऑपरेशन आप वहाँ से परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, वो चीज़ें सही ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए आप यूनिट टेस्टिंग करते हो, फिर एंड टू एंड टेस्टिंग भी करते हो, ठीक है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD वगैरह भी करते हो। और हाँ, टेस्टिंग में इतनी चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों को आप सीखना पड़ेगा अगर आप टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हो। बाकी अगर नहीं चाहते हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, बस काम खत्म। क्या है, ये टूल्स का यूज़ होता है टेस्टिंग करने के लिए, बस काम हो गया, तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी इतना सब कुछ थोड़ी आपको अपने आप को एकदम प्रोफिशिएंट नहीं होना है, अपने आप को चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि हाँ, अगर ये टर्म अगर किसी ने पूछा तो मुझे पता है कि भाई इस चीज़ से होता क्या है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हमारी
वेबसाइट अगर अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, लोड टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा है, कोई इमेज वगैरह यूज़ की है तो भाई लोड होने में टाइम ले रही है, वीडियो वगैरह बफरिंग ज़्यादा हो रही है, अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है वो चीज़ें सीखने के लिए आपको लेज़ी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मिनिफिकेशन एंड ज़िप कंप्रेशंस वगैरह सीखना पड़ेगा। ओके, फिर सॉफ्ट स्किल्स एंड एक्स्ट्राज जिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएसए वगैरह थोड़ा सा आपको जाना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि भाई डीएसए में एकदम कूद जाओ, इतना कुछ हाईली लोग हाइप बना देते हैं कि भाई डीएसए सीखो, ये करो वो करो। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ैन कंपनीज़ में डिमांड होती है, वहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ नया फीचर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि पूरा दुनिया में यूज़ होने वाला है, तो वहाँ पे डीएसए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। बाकी डीएसए आपको इस तरह से हेल्प करता है कि आपके माइंड को मेकअप करता है, आप चीज़ों को सोचने समझने की आपकी शक्ति को थोड़ा सा अच्छा कर देता है। तो उसके हिसाब से डीएसए भी आप अपनी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हो। बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो, दौड़ सकते हो, योगा कर सकते हो, उन चीज़ों से भी आप हम मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो बट डीएसए को भी बेसिक्स आपको सीखने हैं, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, और तुम्हारा स्ट्रिंग वगैरह आ गया, बीएसटी, बाइनरी सर्च चीज़, थोड़ा बहुत डीपी का नॉलेज हो जाए, थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज हो जाए, इतना डीप टाइप नहीं करना है, बट इन चीज़ों का थोड़ा बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको चीज़ों प्रॉब्लम समझने में और स्ट्रक्चर करने में, कोड करने में थोड़ा सा इशू ना हो। या फिर आप अगर कोड नहीं कर पा रहे हो तो आप देख के समझ पा रहे हो कि हाँ इस कोड का मतलब क्या है, कैसे इसने प्रॉब्लम सॉल्व की है। ओके, तो उसके लिए आपको लीड कोड या फिर जीएफजी में कोडिंग चैलेंजेस करने चाहिए, प्लस छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर हम थोड़ा मीडियम लेवल, और फिर कभी मन किया तो हार्ड लेवल, तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, राइट। कोलैबोरेशन, अजाइल मेथोलॉजीज़, ये आप जब इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो भाई अजाइल डेवलपमेंट वगैरह सीखोगे, ट्रेलो, जीरा फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे क्योंकि आप प्रोजेक्ट को पूरा एक टीम के साथ मैनेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को नॉलेज आपको होगा कि भाई अजाइल डेवलपमेंट कैसे होता है, कि कोई नया फीचर ऐड करना है, कुछ नया काम आ गया तो उसको कैसे मैनेज करना है टीम के साथ साथ। तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए आप उसको थियोरेटिकली पढ़ लेना, बाकी जब आप कंपनी में जाओगी तो आप उस मॉड्यूल को प्रैक्टिकली अनुभव करोगे कि भाई चीज़ें हो कैसे रही हैं, अजाइल मॉडल, अजाइल डेवलपमेंट क्या होता है, एक्चुअली कैसे काम होता है, तो वो चीज़ें आपको बाद में सीखने को मिलेंगी। ऑनगोइंग लर्निंग में आपके ब्लॉग्स, सीएसएस ट्रिक्स, स्मैशिंग मैगजीन्स, पॉडकास्ट वगैरह कभी कभार देख सकते हो, कोड न्यूबी कम्युनिटी, ये इन कम्युनिटीज़ में थोड़ा एक्टिव रह सकते हो आप चाहो तो। इनसे काफ़ी चीज़ें दुनिया में क्या चल रही है इस टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें जानने को मिलता है, लाइक स्टैक ओवरफ्लो, रेडिट वगैरह, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो जितना चाहो उतना शेयर कर सकते हो क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग का काम करेगी, और इस के अकॉर्डिंग आप चलोगे हाँ तो काफ़ी कुछ अच्छा। और यहाँ पे हमने यूज़फुल लिंक्स भी दे रखी है आपको। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए W3 स्कूल करना, जीएफजी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्लियर करना है, जीएफजी करो। लीड कोड प्रैक्टिस करना है, प्रॉब्लम स्कोप, कोड शिफ्ट वगैरह जो बहुत ही फैन वगैरह टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे कोड शिफ्ट वगैरह ना स्विच कर सकते हो पहले बेसिक्स क्लियर करने के बाद, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए लर्निंग बूस्टर की तरह काम करता है, आपकी चीज़ों को काफ़ी एफिशिएंटली बूस्ट कर देता है, चीज़ें आप जल्दी सीख जाते हो चैट जीपीटी से। तो अगर प्रॉम्प्ट्स वगैरह देना नहीं आता तो मेरे चैट जीपीटी को उसको देख सकते हो, वहाँ पे मैंने क्लियरली बता रखा है कि आप चैट जीपीटी से किस तरह के काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ समझा रखा है। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी वाला प्लेलिस्ट को देख सकते हो और वो आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर कर देगा। बट हाँ, उसको अच्छे से देखना बिना कहीं स्किप किए, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गौर किया है उन चीज़ों पे, तो उन चीज़ों को अगर अच्छे से करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी हाँ, शेयर कर देना। और हाँ, ये यूट्यूब की चैनल की लिंक है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर किसी से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो। तो ये मैंने दे दिया है ताकि जैसे मैंने आपकी हेल्प की है थोड़ी सी आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो कि इन चीज़ों को सीख रहा है और जो कि इस पर करियर बनाना चाहता है और जिसको बिल्कुल पता नहीं है भाई कैसे करना है वेब डेवलपमेंट वगैरह। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट यहाँ पे रख दी है और इसकी हाँ लिंक मैं अटैच कर दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आप इन चीज़ों को 1 बाय 1 आपको पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं है कि भाई पहले इसको छोड़ के मैं पहले ये करने लगूँ। आप 1 बाय 1 करो, अगर बिल्कुल स्टार्ट किया है ना तो इसके हिसाब से फॉलो करो। बाकी आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर चुके हो तो फिर बाद में आप बीच से आप देखो भाई आप क्या चीज़ें सीख चुके हो, फिर उसके बाद क्या मूव करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। ओके, तो बाकी ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। और मेरे भाई ने कमेंट किया था कि भाई वेब डेवलपमेंट का रोड मैप चाहिए, तो उसके लिए मैंने बना दिए। तो अगर आप देख रहे हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब लोग लाइक करो, ठीक है।
टारगेट करते हैं यार, मैं टारगेट क्या ही करूँ 500 लाइक्स का, बस देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। और सब्सक्राइब करो मोर एंड मोर, ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आपकी अच्छे से हेल्प करने के लिए। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड टेक केयर, बाय।